आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप जब वोट देने जाते हो तो आप क्या सोच के जाते हो? पहला कि ये लीडर्स मेरे कास्ट का है इसलिए मैं इसे वोट दूंगा, या दूसरा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। डेफिनेटली एक समझदार व्यक्ति यही बोलेगा कि हमें दूसरा वाला ऑप्शन पसंद है। पर क्या बिहार में ये दूसरा वाला ऑप्शन चलता है? 2014 के लोकसभा के चुनाव में तो अद्भुत हुआ, 90% अपर कास्ट ने बीजेपी और उसके गठबंधन के पार्टियों को वोट किया। आपको क्या लगता है कि अगर बिहार का यही हालत रहा तो अगले 10 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी बिहार बदलने वाला नहीं है? बिहार में रहेगा मेरा भाई, हो भाई बीजेपी के ना आरजेडी के वोट आरजेडी के वोट पड़ेगा आरजेडी के। बिहार में मेजोरिटी वोट कास्ट बेसिस पर होता है। यहाँ की मैक्सिमम जनता ये सोचकर वोट देती ही नहीं है कि हमें डेवलपमेंट, जॉब, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन चाहिए, बस कास्ट देखती है और यहाँ वोट दे देती है। और जब सरकार बन जाती है तो यही लोग बोलते हैं डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। अरे अपने मांग कब की डेवलपमेंट की? आपने तो बस कास्ट बेसिस पर वोट दिया। बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं। आप अगर दूसरी राज्यों में देखें जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, तो वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं। और जरा आप गौर से देखिएगा तो इन सभी राज्यों में जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगती हैं वहाँ पर कम सैलरीज में काम करने वाले आपको ज्यादातर बिहार के ही लोग मिलेंगे। अप्रॉक्स 35 to 40% बिहार यूथ दूसरे स्टेट्स में मजदूरी, जॉब, ड्राइविंग, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के काम करते हैं। 2011 सेंसस प्लस NSSO के डाटा के हिसाब से लगभग 1.75 करोड़ से ज्यादा बिहारी दूसरे स्टेट में काम करते हैं। और ये बस वहाँ काम नहीं करते हैं, इन्हें ट्रीट भी वहाँ बहुत गंदे तरीके से किया जाता है। मैं इनकी आंटी जी बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई। ले जाओ अपने घर को। आप ऐसी बात करती हैं? क्या आपको निकाल देगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी की। ध्यान से सुनिएगा। दरअसल 1952 में भारत सरकार ने फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई। इसका मकसद ये था कि पूरे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बराबर करना। मतलब चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, लोहे की या कोयले की, पास रहे या दूर रहे, रॉ मटेरियल्स की कीमत कम हो या ज्यादा हो, उसका सारा खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन सरकार उठाएगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छी लगती है, मगर आप जरा इसे बिहार के नजर से देखेंगे तो तस्वीर उल्टी दिखती है। क्योंकि दोस्तों बिहार के पास कोल, आयरन, वाटर और भी मिनरल्स तो थी, बट इंडस्ट्रीज को यहाँ लगाने के बजाय ये सारे रॉ मटेरियल्स को दूसरे राज्यों में ले जाया गया। क्योंकि फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगती नहीं थी, तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में जमकर इंडस्ट्री लगी और बिहार सिर्फ उसका रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया। तो रिजल्ट्स ये आए कि बिहार के जमीन से कोल, आयरन, मिनरल निकलकर कहीं और की फैक्ट्रीज में जाती रही और फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी सिर्फ दूसरे स्टेट्स के लिए प्रॉफिटेबल बन के रह गई। तो बिहार के लोगों को रोजगार तो मिला नहीं और यूथ को माइग्रेट करना पड़ गया और इंडस्ट्री ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो सी हो गई। और अब भी बिहार में क्या है, न प्रॉपर रोड्स और न ही इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहाँ इंडस्ट्रीज बनने के पहले ही कोलैप्स हो जाती है और इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि बिहार से रॉ मटेरियल्स तो सस्ती रेट पर मिल ही जाएगी, फिर फैक्ट्री वहाँ क्यों नहीं लगाई जाए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। आपने एक चीज तो गौर की ही होगी कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बिहार भेजना नहीं चाहता पढ़ने के लिए। इनफैक्ट बिहार के पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपनी मेहनत से कमाई हुई जमीन को ही क्यों न बेचना पड़े। क्योंकि बिहार में एजुकेशन नाम का कोई ई भी नहीं है। यहाँ के कॉलेजेस में आप पढ़ाई करने जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्रॉपर क्लास लगती ही नहीं है। यहाँ बस नाम का ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD होता है और ये सब पढ़ाई की डिग्री आपको अपनी रियल लाइफ में कहीं काम आने वाली है नहीं। यहाँ के कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बिहार के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में टीचर हैं ही नहीं। सालों से टीचर, प्रोफेसर का परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद है। क्लासरूम्स खाली हैं, लाइब्रेरी और लैब सिर्फ बिल्डिंग बन के रह गया है और वो भी टूटी और पुरानी। सिलेबस आउटडेटेड है। दुनिया AI और रिसर्च में आगे बढ़ रही है और हम 20-25 साल पुराने वाले सिलेबस को पढ़े जा रहे हैं। एग्जाम सिस्टम फेल है क्योंकि यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन 5 से 6 साल में भी खत्म नहीं होता और ना टाइम पर एग्जाम होता है और ना रिजल्ट्स। हिंदुस्तान का इकलौता राज्य बिहार है जहां पे सेशन जो है समय पे कंप्लीट नहीं होता है। स्कूल में पढ़ाई कैसा होता? उसी आते थे, थोड़ा मोड़ा बताते, बैठल रहो अपना, तो वो बढ़िया, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी बिहार के स्टूडेंट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए ही डिग्रीज लेते हैं
क्योंकि डिग्रीज एक बस फॉर्मेलिटी सर्टिफिकेट बन के रह गया है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये है कि परमानेंट टीचर्स की भर्ती तुरंत की जाए, एग्जाम और रिजल्ट सिस्टम टाइम से ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, लाइब्रेरी, लैब्स, इंटरनेट सब कंपलसरी बने, आउटडेटेड पुराने सिलेबस को इम्प्रूव कर मॉडर्न सिलेबस और रिसर्च कल्चर लाया जाए, जिससे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उपयोग कहाँ करना है वो आपको जानने में आसानी हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने काल की बिहार की शिक्षा में। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई। नालंदा एक विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र था। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा आचार्य यानी टीचर्स थे। यहाँ सिर्फ भारत के नहीं बल्कि चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ वेदास, बुद्धिज्म, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी, मेडिसिन और आर्ट जैसी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी। लाइब्रेरी करीब 9 मंजिलें इतनी बड़ी थी, जहाँ लाखों पुस्तकें थी। और दूसरा विक्रमशिला, जो कि 8वीं शताब्दी में पाला राजवंश के समय बनी। विक्रमशिला एक महान बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, जहां तिब्बत, बुद्धिज्म और तांत्रिक विद्या की खास पढ़ाई होती थी और यहां के ग्रेजुएट्स को भारत के बाहर तिब्बत और नेपाल जैसी जगहों पर आचार्य माना जाता था। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि भविष्य निर्माण इतिहास से ही होता है और भारत के बिहार का इतिहास बहुत मजबूत है। बिहार वर्ल्ड का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज रहता और दुनिया भर से यहाँ लोग नॉलेज के लिए आते हैं और बिहार के युवा केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर के हर ज्ञान केंद्र में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछेपन को समझने के लिए हमें इतिहास और नीति दोनों को समझना होगा। सबसे पहला और बड़ा कारण फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया, और दूसरा कारण गवर्नेंस क्राइसिस एंड पॉलिटिकल नेग्लेक्ट। 1990 में आरजेडी के दशक में आप सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गए थे। तब इन्वेस्टर्स को सुरक्षा और स्टेबिलिटी का विश्वास ही नहीं मिला और इसी दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसी जगहों पर इंडस्ट्रीज खुलकर डेवलप होने लगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड प्रोग्रेस किया। लेकिन इसी समय बिहार पीछे छूटता चला गया। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये भी वन साइडेड थी। माने जो हमारे यहाँ से सामान वहाँ जा रहा है तो भाड़ा लगा है सेम, चाहे यहाँ पे लो चाहे वहाँ पे लो, कोयला चाहे यहाँ लो चाहे कोयला वहाँ लो, भाड़ा लगेगा सेम। लेकिन वहाँ पर जब बंदरगाह पे तेल आया और वो तेल जब बिहार आएगा तो भाड़ा सेम नहीं रहेगा, हमको तो महंगा पड़ेगा तेल। ठीक है, वो तेल महाराष्ट्र वाले को सस्ता, बिहार वाले को महंगा, यहाँ पर सामान्यीकरण नहीं। ठीक है, ये तो भाई वन साइडेड पॉलिसी थी। ठीक है, जबकि मॉडर्न ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इक्वली जरूरी होते हैं। फैक्ट्री हम तो कहते हैं माने जो सरकार आवे उसको हम भगवान मानेंगे। फैक्ट्री चला दे, हम सारी इलाका के लोग उनका जो है माला पहना के विदाई करेंगे, कहेंगे। बिहार को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक्स हब्स के साथ जोड़ना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एडॉप्ट करने होंगे जिससे हाईवेज, मेट्रो और एयरपोर्ट डेवलप हो। बिहार एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने होंगे, जो कि बिहार के लोकल फूड्स हैं, जैसे मखाना, लीची, माइजा, शुगर केन बिहार के गोल्डन क्रॉप्स माने जाते हैं। एजुकेशन और स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना होगा, जैसे IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट गुड कॉलेजेस जैसे नेटवर्क से स्किल्ड मैन पावर वहीं पर तैयार होगा और इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेगा। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि बिहार में बड़े लेवल पर बिहार टूरिज्म है और इस बात को शुरू से ही इग्नोर किया गया है। बिहार में एक बहुत पुराना गहरा इतिहास रहा है, इससे बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा तो मिलना अनिवार्य है और अगर ये हो जाता है तो बिहार में ज्यादा सेंट्रल फंड्स आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, जिससे बिहार में टूरिज्म भी बढ़ेगा और यहाँ अच्छे रेवेन्यू भी आएंगे और इससे लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो बिहार से, दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से, दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में, भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में से। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा IAS अधिकारी है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार से, जिसने दुनिया को जीरो दिया। या जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना उन दोनों का जन्म बिहार में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार से। चुनाव आपके हाथ में है, समझदारी से अपने लीडर्स को चुने और डेवलपमेंट की मुद्दे की मांग करें। जय हिंद, जय भारत।